बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था अर्जुन और बहन का नाम था मीरा। अर्जुन बहुत बहादुर था और मीरा बहुत होशियार। उनके गांव के पास एक बहुत बड़ा और रहस्यमय जंगल था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वो जंगल जादुई है। कोई भी उस जंगल में जाता तो वापस नहीं आता। लेकिन हमारे अर्जुन और मीरा को तो पता ही नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। मीरा, मीरा, जल्दी आ यहाँ। देख, मुझे ये अजीब सा नक्शा मिला है पुरानी हवेली के नीचे से। इसमें कुछ लिखा है लेकिन भाषा बहुत पुरानी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया रुको, कहाँ से मिला ये? दिखाओ मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत पुराना नक्शा है। देखो, इसमें एक जंगल बना है और बीच में एक चमकता हुआ पत्थर बना है और यहाँ लिखा है, जो इस पत्थर को ढूंढेगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। भैया, ये तो उसी जादुई जंगल का नक्शा है जिसके बारे में दादाजी बताते थे। हाँ मीरा, मुझे याद है दादाजी कहते थे कि उस जंगल में एक जादुई हीरा छुपा है जिसका नाम है चंद्रमणि। जो उसे पा लेता है वो दुनिया की हर बीमारी ठीक कर सकता है, गरीबी मिटा सकता है। लेकिन उस हीरे तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां हैं, खतरनाक जीव हैं और सबसे बड़ा खतरा है काली डायन। भैया, मुझे डर लग रहा है, लेकिन हमारी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि उनकी बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है। अगर ये चंद्रमणि सच में है तो शायद हम माँ को बचा सकते हैं। मैं तुम्हारी साथ चलूंगी भैया। मीरा, तू बहुत बहादुर है। ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा। चल, अपना सामान बांध, सुबह होने से पहले निकलना है। और हाँ, दादाजी की दी हुई वो पुरानी तलवार भी ले लेंगे और तेरी किताबें भी। तू तो पढ़ने में बहुत तेज है, रास्ते में काम आएंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, अर्जुन और मीरा अपने घर से निकल पड़े। चलते चलते वो जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहाँ एक बहुत बड़ा पुराना दरवाजा था जो बड़ी बड़ी बेलों और पत्तियों से ढका हुआ था। दरवाजे पर कुछ अजीब से चिन्ह बने थे जो चमक रहे थे। भैया देखो, ये दरवाजा कितना बड़ा है और ये चिन्ह, मुझे लगता है ये कोई पहेली है। यहाँ लिखा है, जो सच्चे दिल से आए उसके लिए दरवाजा खुल जाए, जो लालच लेकर आए वो इस जंगल में खो जाए। हम सच्चे दिल से आए हैं मीरा, हम अपनी माँ को बचाने आए हैं। चल, दरवाजे को छू कर देखते हैं। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजे को छुआ, पूरा दरवाजा सुनहरी रोशनी से चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर का नजारा देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। पेड़ बैंगनी और नीले रंग के थे, फूल सोने जैसे चमक रहे थे, तितलियां इंद्रधनुषी रंगों की उड़ रही थीं और हवा में मीठी मीठी खुशबू थी। ये सच में एक जादुई जंगल था। भैया, ये तो सपने जैसा है। देखो, ये फूल कैसे चमक रहे हैं और वो तितलियां, वो तो रोशनी छोड़ रही हैं। ये जंगल सच में जादुई है। हाँ मीरा, लेकिन सावधान रहना। दादाजी कहते थे कि इस जंगल में सब कुछ जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। चल, नक्शे के हिसाब से हमें पहले उत्तर दिशा में जाना है। अर्जुन और मीरा जंगल में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक पेड़ से कुछ गिरा। धम! वो था एक भूरे रंग का बंदर जो सीधे अर्जुन के सिर पर आकर बैठ गया। अरे अरे अरे, माफ करना भाई, मैं ऊपर से केला खा रहा था और फिसल गया। वैसे तुम लोग कौन हो? इंसान? इस जंगल में इंसान? बहुत सालों। अरे अरे अरे, माफ करना भाई, मैं ऊपर से केला खा रहा था और फिसल गया। वैसे तुम लोग कौन हो? इंसान? इस जंगल में इंसान? बहुत सालों बाद कोई इंसान आया यहाँ। मेरा नाम बंटी है, बंटी बंदर। मैं इस जंगल का सबसे मजेदार, सबसे तेज और सबसे ज्यादा केला खाने वाला बंदर हूँ। अरे तुम बोल रहे हो? बंदर बोलते हैं क्या? अरे भाई, ये जादुई जंगल है। यहाँ सब जानवर बोलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कुछ तो कविता भी लिखते हैं। मैं तो रैप भी कर सकता हूँ। मैं हूँ बंटी, केले का दीवाना, जंगल में सबसे बड़ा मस्ताना। तुम तो बहुत मजेदार हो बंटी। सुनो, हम चंद्रमणि ढूंढने आए हैं। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? चंद्रमणि? तुम पागल हो क्या? चंद्रमणि ढूंढने कोई नहीं जाता। वो अंधेरी गुफा में है जो काला पहाड़ के अंदर है, और वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। पहली, बोलती नदी को पार करना। दूसरी, भूल भुलैया के जंगल से निकलना। और तीसरी, काली डायन को हराना। और वो काली डायन, उफ, उसके बारे में सोचकर भी मेरी पूंछ कांपने लगती है। बंटी, हमें जाना होगा। हमारी माँ बहुत बीमार है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हमें रास्ता दिखाओगे? देखो, मैं बहुत बहादुर तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ बीमार है ये सुनकर मुझे दुख हुआ। मेरी माँ भी। खैर छोड़ो, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन एक शर्त, रास्ते में जहाँ भी केले के पेड़ दिखें 5 मिनट रुकना पड़ेगा। डील? डील? चलो बंटी, हमारे साथ आओ। बहुत समय पहले की बात है। भारत के हृदय स्थल में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और ऊंचे नीचे टीलों से घिरा हुआ था। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू हमेशा बसी रहती थी।
रामपुर की सुंदरता देखने लायक थी, लेकिन इस गांव की असली पहचान यहाँ के लोग थे। यहाँ के लोग सादे थे, भोले थे, लेकिन जीवन की गाड़ी चलाने के लिए उन्हें संघर्ष की आग में झुलसना पड़ता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहां शाम को सभी लोग इकट्ठा होते थे। लेकिन आज हमारी कहानी उस बरगद के पेड़ की नहीं, बल्कि उस झोपड़ी की है जो गांव के सबसे पिछले कोने में बसी थी। उस झोपड़ी में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जो उसकी आंखों के तारे जैसा था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और रात को चांद छिपने के बाद ही सोता था। हे ईश्वर, आज फिर वही सूरज निकला है। लगता है आज भी तपिश बहुत होगी। मेरी फसल की क्या हालत होगी, यही चिंता सता रही है। रामू, अरे रामू, इतनी सुबह सुबह किससे बातें कर रहे हो? आओ, नाश्ता तैयार है। बस 2 सूखी रोटियां बची हैं, लेकिन पेट तो भरना ही होगा। सीता, नाश्ते की चिंता मत करो। चिंता तो इस बात की है कि अगर बारिश नहीं हुई तो अगले महीने साहूकार का ब्याज कैसे चुकाएंगे। मेरे पास तो अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। भगवान भरोसा है रामू, हम मेहनत करते हैं, वो देखता है। तुम चिंता मत करो, बस खेत की देखभाल करो। मोहन भी अब बड़ा हो गया है, वो तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, मोहन तो बहुत होशियार है, लेकिन सीता, ये जमींदारी प्रथा हम गरीबों की गर्दन पर छुरी की तरह चल रही है। ठाकुर साहब का टैक्स बढ़ गया है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पहले खाना खा लो, वरना ताकत कहाँ से आएगी? रामू ने चुपचाप रोटी खाई। उसके मन में हजारों विचार चल रहे थे। पिछले साल फसल अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसने साहूकार लक्ष्मीदास से थोड़ा कर्ज लिया था। अब ब्याज दर इतनी बढ़ गई थी कि मूलधन तो दूर, ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। रामू जानता था कि अगर उसने समय पर पैसा नहीं लौटाया तो साहूकार उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगा। ये जमीन उसके पिता की थी और रामू के लिए ये अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। नाश्ते के बाद रामू अपने खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे साहूकार की हवेली के सामने से गुजरना था। हवेली बहुत बड़ी थी, जिसके ऊंचे दीवारें गांव वालों को डराती थी। अरे ओ रामू, इधर आओ। कहाँ चले हो इतनी सुबह सुबह? मालिक, मैं तो बस खेत देखने जा रहा था। फसल में थोड़ी पीलापन आ रहा है, पानी की व्यवस्था करनी है। फसल की चिंता बाद में करना, पहले मेरी चिंता करो। तुम्हारे कर्ज की तारीख तो कल ही बीत गई है। मेरे हिसाब से तुम्हारे ऊपर अब 5,000 रुपए बकाया है। मालिक, मैंने तो कहा था ना कि फसल कटने के बाद सब चुका दूंगा। इस बार सूखा पड़ा है, उत्पादन कम होगा। थोड़ा समय और दे दीजिए। समय? समय की कीमत होती है रामू। मेरा पैसा खाली नहीं बैठता। अगर कल तक आधा पैसा नहीं मिला तो समझ लेना तुम्हारी जमीन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। कानून मेरे पक्ष में है। मालिक, रहम कीजिए। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? ये जमीन ही तो हमारा सहारा है। मुझे उससे मतलब नहीं। कल तक पैसा चाहिए, वरना वकील भेज दूंगा। जाओ अब, मेरा समय बर्बाद मत करो। साहूकार की कठोर बातों ने रामू के दिल को चीर दिया। वो भारी कदमों से अपने खेत की ओर बढ़ा। खेत सूखा पड़ा था, मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं, जैसे प्यास से तड़पती हुई धरती चीख रही हो। रामू ने खेत के बीचों बीच खड़े होकर चारों तरफ देखा। उसे कहीं भी हरियाली नहीं दिख रही थी। जो पौधे लहलहा रहे थे वे भी मुरझा रहे थे। रामू ने घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को मुट्ठी में लिया। मिट्टी रूखी थी, उसमें नमी का एक अंश भी नहीं था। हे धरती माँ, तू भी आज मुझसे रूठ गई है क्या? मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया, हमेशा तेरी पूजा की। लेकिन आज तूने पानी क्यों रोक लिया? अगर बारिश नहीं हुई तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिताजी, पिताजी, मैं पानी वाली नहर से आ रहा हूँ। वहां पानी बिल्कुल नहीं है। ठाकुर साहब के नौकरों ने नहर का रास्ता रोक दिया है। क्या? उन्होंने नहर रोक दी? ये तो बहुत बड़ी चाल है। बिना पानी के फसल कैसे बचेगी? मोहन, तुमने किसी और को देखा वहां? हाँ पिताजी, वहां ठाकुर के मुनीम जी खड़े थे। वे कह रहे थे कि जब तक रामू कर्ज नहीं चुकाता तब तक उसके खेत में पानी नहीं जाएगा। वे कह रहे थे कि पानी ठाकुर की निजी जागीर है। ये अन्याय है। पानी तो कुदरत का है, नहर सबके लिए बनी है, लेकिन गरीब की आवाज कौन सुनेगा? मोहन, तुम घर जाओ और माँ को मत बताना, वरना वे रोने लगेंगी। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पिताजी, मैं डरा हुआ हूँ। अगर फसल नहीं हुई तो हम भूखे मर जाएंगे। डरो मत बेटा, जब तक सांस है तब तक आस है। हम हार नहीं मानेंगे। जाओ घर। रामू जानता था कि सीधे ठाकुर से बात करना बेकार है। ठाकुर बलवंत सिंह पूरे इलाके में अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और गांव के ज्यादातर लोग उन पर निर्भर थे। ठाकुर को गरीबों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। उनके लिए सब कुछ व्यापार था। शाम को रामू ने सोचा कि क्यों ना एक बार ठाकुर से मिलकर गुहार लगाई जाए, शायद इंसानियत बाकी हो। वो सीधा ठाकुर की हवेली की मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां 2 बड़े बड़े पहरेदार खड़े थे।
रामपुर गांव की सुबह सूरज की किरणों से नहीं बल्कि रहीम चचा की भट्टी से उठती हुई भाप और मसालों की खुशबू से होती थी। ये कोई आम खुशबू नहीं थी, ये वो जादू था जो सड़क चलते मुसाफिर को रोक लेता और सोए हुए कुनबे को जगा देता। गांव के हर कोने में ये बात मशहूर थी कि रहीम की देसी मटन बिरयानी का कोई मुकाबला नहीं। आज की कहानी उसी बिरयानी, उसके राज और उस इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी इसी हांडी और चूल्हे के हवाले कर दी थी। मुन्ना, ओ मुन्ना, और ये लकड़ियां गीली क्यों हैं? मैंने कहा था ना कि बबूल की सूखी लकड़ियां लाना। बिरयानी की आग में जो तपिश होनी चाहिए वो इन गीली लकड़ियों से कैसे आएगी? जा पिछले आंगन से वो पुरानी लकड़ियां उठा ला। और हाँ, हांडी का ढंग से धुलवान हो गया? अरे चाचा, मैं तो भागता ही आ रहा हूँ। वो ना नदी किनारे वाली लकड़ियां थोड़ी नम हो गई थी बारिश से। मैं अभी सूखी लकड़ियां लाता हूँ। हांडी तो मैंने रात को ही मांज के रखी है, चमक रही है आईने की तरह। दादा, आप सुबह सुबह मुन्ना को डांटना शुरू कर देते हैं। बेचारा रात भर मटन मैरिनेट करने में जाग रहा था। आप थोड़ा आराम कीजिए, आज मैं देख लूंगी मसालों की पिटाई। आपकी कमर दर्द कर रही है ना? अरे सलमा बेटी, ये डांटना नहीं सिखाना है। बिरयानी बनानी है तो पहले सब्र और मेहनत सीखो। अगर लकड़ी सही नहीं होगी तो आग सही नहीं होगी। अगर आग सही नहीं होगी तो दम सही नहीं लगेगा। और अगर दम सही नहीं लगा तो ये बिरयानी नहीं खिचड़ी बन जाएगी। ये रहीम की बिरयानी है, इसमें कोई कमी नहीं हो सकती। दोपहर ढलते ढलते गांव में एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ती हुई रहीम की दुकान के सामने आकर रुक गई। गांव वाले हैरान थे कि ऐसी महंगी गाड़ी यहाँ क्यों आई है। गाड़ी से उतरा एक मोटा ताजा आदमी जिसके हाथ में सोना चमक रहा था और आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये थे सेठ गिरधर, जो शहर के बड़े होटल चेन के मालिक थे। वाह वाह, क्या खुशबू है! पूरे शहर में मैंने ऐसी महक नहीं सूंघी। सुना है यहाँ एक रहीम नाम का आदमी बिरयानी बनाता है। कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। मेरा वक्त कीमती है, जल्दी बुलाओ उसे। सलाम सेठ जी, सुना है आप मुझसे मिलना चाहते थे? बिरयानी खाएंगे? आज मटन बहुत नरम है, बकरा खुद गांव का पाला हुआ है, मसाले भी ताजे पिसे हैं। रहीम मियाँ, बिरयानी तो मैं खाऊंगा, पर पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी ये बिरयानी सोना है, पर तुम इसे यहाँ मिट्टी की हांडियों में बेचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो शहर। हम तुम्हारे नाम की फ्रेंचाइजी खोलेंगे। मशीन से बिरयानी बनेगी, पैकिंग होगी और पूरे देश में बिकेगी। तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे महीने के। सोचो। दादा, सुना आपने? सेठ जी कह रहे हैं लाखों रुपए। हम शहर चल सकते हैं, वहाँ अच्छा घर होगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारी बिरयानी का नाम पूरे देश में होगा। ये तो सपना सच होने जैसा है। सलमा, शांत रहो बेटा। सेठ जी, आपका शुक्रिया, पर यह बिरयानी मशीन से नहीं बनती। इसमें हाथ की गर्मी चाहिए, दिल का सुकून चाहिए और गांव की मिट्टी की खुशबू चाहिए। जो चीज मशीन बनाएगी वो सिर्फ पेट भरेगी, रूह को सुकून नहीं देगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रहीम का इनकार सुनकर सेठ गिरधर का चेहरा लाल हो गया, पर वो मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि ये बूढ़ा आदमी बाद में मान जाएगा। वो चले गए।